ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाओ क्याओ जो है अपने देश से बाहर गई होती है और वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी होती है। वापस आने के बाद वहाँ पर सब लोग उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करने में एक बंदूक वाला भी होता है, कहता है कि वापस तुम्हारा आना अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया कि तुम मर ही जाओ। कहते हैं इतनी आसानी से नहीं। वो उसके बंदूक पर अपना पैर मारती है और बहुत ही उच्च क्वालिटी की डॉक्टर होने के नाते तुरंत ही उसको वहां पर मार देती है। सब कहते हैं ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। कहती है मेरी स्किल सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है, हर बॉडी के पार्ट में है। याद रखो अगर मैं स्पेस में भी गई ना तभी तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूंगी। तभी वहां पर एक आदमी आता है अपने साथ बॉम्ब लेकर। अब उससे भला वो कैसे बच पाती, वहां पर विस्फोट होता है और बेचारी आ चुकी होती है एंशियंट एरा में, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। कहती है डैम में कहाँ पर आ गई। उसके मुंह में पूरी घास घुसी हुई होती है। तभी पीछे से एक औरत आती है, कहती है श्याओ क्या तुम जहाँ भी रहती हो ना तुम्हारा यही हाल होने वाला है। तुम्हारे फादर तो तुम्हारी केयर नहीं करते हैं। तुम तो इतनी ज्यादा बेकार हो कि अभी तक तुम्हारी शादी 3 लोगों से हुई और तीनों हस्बैंड की डेथ हो गई। तो तुमने मेरे बेटे को मारा है। अब तुम मेरे घर चलो, मेरी सेवा करो और मदर इन लॉ की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चलता है कि अभी उसकी जिस लड़के से शादी हुई है उसका भाई कहता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो तुम मेरे। मन में सोचती है कि आखिर हुआ क्या था। पता चलता है कि पहले लड़के से शादी हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। वहां पर उसकी आंखों के सामने डेथ हो गई, दूसरे को जान से मार दिया गया और तीसरे जिससे शादी हुई वहां पर उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत बुरी तरीके से मारती थी। चौथी जगह शादी फिक्स हुई थी लेकिन वहां पर वो जाने से पहले ही मदर इन लॉ ने उसे रोक लिया। कहती ओह पागल बुढ़िया, मेरी बात सुनो, यहाँ पर मरना मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मरना तो तुम डिजर्व करती हो। कहती अब तुम मुझे बताओगी, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तुम मेरे लिए बोल रहे हो। कहती हाँ बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मारूंगी भी। अंदर से निकाल लेती है मॉडर्न एरा के टेक्निक के सारे औजार। कहती है अब लो तुम भूख। पर तुरंत ही ओल्ड बुढ़िया को नीचे गिरा देती। कहती देखा मेरे पास तो वो चीजें हैं जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसका ब्रदर इन लॉ बोलता है कि सिस्टर इन लॉ ये कहाँ से ढूंढा। कहती ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि मैं एंशियंट टाइम में आ गई हूँ, मुझे ये सब चीजें छुपा कर रखनी है, ये सब चीजें सबको नहीं दिखानी है। कहती चलो चलो वापस जाओ वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहां पर उसका दूसरा बेटा कहता है कि हाँ चलो चलो घर चलो, मुझे सर्व करो तुम चलकर। ब्रदर इन लॉ बोलते हैं कि नहीं नहीं वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इतनी देर में शाओ आती है और उस लड़के को नीचे गिरा देती है। अभी वो बुढ़िया बोलती है कि ए तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्यों किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहती है ठीक है ज्यादा बोल रही ना। उसके मुंह में ईंट उठाकर मारती है और उनके 2 दांत टूट जाते हैं, नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। तब यहाँ पर सिस्टर इन लॉ आप तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। कहती है ठीक है माफ करना, लगता है मेरा सर दर्द कर रहा है। सिर्फ उसके सामने ना नाटक कर रही होती है कि कहीं उसके बारे में पता न चल जाए। कहती है ठीक है ऐसा करो ना, इन दोनों को जाओ तालाब के किनारे छोड़ दो, इनके लिए वही जगह सही है। अपना जाकर बैठ जाती है, उसके सर में दर्द हो रहा होता है। कहती है कि हान फैमिली से तो निकल चुकी हूँ, अच्छा इस फैमिली में जाऊँ, वहां पर जाऊंगी तो कम से कम बुली तो नहीं किया जाएगा और अपनी जिंदगी आगे देखती हूँ कि क्या करना है। इतने में वो बेहोश हो जाती है, उसको होश तक नहीं रहता। ब्रदर इन लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। इधर हम देखते हैं कि जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, बड़े भाई और उनकी वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। दोनों क्या करते हैं ना, अपने अंकल को वहां पर जो है ड्रग दे देते हैं। तो भाई कहता तुमने ये क्या किया। कहती है कि मैंने सुना है ना अंकल की शादी हो गई है और मैंने पढ़ा भी है कि जब एक लड़का लड़की के रूम में छोड़ दो ना शादी के बाद तो 1 साल बाद उनको बच्चा हो जाता है। कहते हैं ये कहाँ पर पढ़ लिया। कहती है अरे मैंने पढ़ा है, लोगों को कहते हुए सुना भी है। खान फैमिली की डॉटर जो है क्याओशा वो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं क्या वो लड़की, वो तो जहाँ भी जाती है लोग मरने लगते हैं, अब क्या तुम मदर फादर के जाने के बाद अंकल को भी मारोगे। ब्राइड आ चुकी है। कहती वाह ब्राइड तो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है ना फेरी है। वैसे इसके साथ हुआ क्या है। उस लड़का बोलता है कि लगता है आधी मर गई आधी जिंदा है। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या जाएगा फिजिशियन को बुलाकर, अभी बहुत रात हो गई है, रूम में छोड़ आओ जाकर, अब तो सच में 1 साल बाद बच्चा आ जाएगा। श्याओ के बगल में लेटी होती है, ऐसा लग रहा है मैं किसी इंसान के पास लेटी हुई हूँ, लेकिन इंसान कहाँ से आएगा। वो उसकी बॉडी को बार बार छू रही होती है। वो बोलता है मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसका कपड़ा पकड़ लेता है। कहती क्या, वो इतने देर से चिल्लाती उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। उसको तो कुछ समझ में
नहीं आता है कि चल क्या रहा है। कहती है, ओ बदतमीज कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ों के इस तरह चेस्ट छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता मैंने कब छुआ। अब उसे याद आता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई। तो सपना देख रहा था कि मुझे पानी चाहिए, मैंने तुम्हें छूने की कोशिश नहीं की। इतनी देर में छोटी बच्ची आ जाती, कहती है, ओ अंकल और आंट को मैंने देख लिया सेम फ्लोर पर लेटे हुए। अब वहां पर वो बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। वहां पर लियांग शंगे ना बहुत ज्यादा डरने लगता है और धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। कहती है, अंदर दिखाई मत देना, भूख लगी होती है। कहती है, चलो पहले कुछ खा लेती हूँ। जैसे ही खाती है बंद को तुरंत ही थूक देती है। कहती है, इस फैमिली में तो खाने को भी कुछ नहीं है। बाहर से शोर आ रहा होता है तो दरवाजा खोलती है। वो बड़ा भाई सबको एक साथ मार रहा होता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे ड्रग देने की। कहती है, लगता है इसकी कोई गलती नहीं थी, बेचारे के साथ तो खुद इतना बड़ा हादसा हो गया ड्रग देकर। कोई बात नहीं, बहुत ही बेचारे भूखे रहते हैं, इनकी रिचार्ज को मैं पूरा करूंगी। कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। कहती है कि देखो लियांग फैमिली में वैसे भी कोई भी अच्छा नहीं है, मैं ही एक लड़की हूँ, इसी वजह से ये आइडिया मेरा था। बिग ब्रदर, मैं आपको ब्रदर बोलती हूँ क्योंकि अंकल तो नहीं बोलूंगी। और आपको एक वाइफ भी चाहिए तो वो कितनी प्यारी है, आप उससे शादी भी कर चुके हो। कहते हैं प्यारी है लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहेगी, कि जिसके पास मर्जी होगी उसके पास रुकेगी, मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं रोक सकता। तो वहां पर हांजो बोलता है कि सही कहा, उसको यहाँ से जाने दो, वैसे भी वो यहाँ पर रहेगी तो सब लोग मर ही जाएंगे। इस पर लियांग बोलता है कि ऐसे किसी इनोसेंट वुमेन के बारे में नहीं बोलते हैं। देखो कावर्ड्स होते हैं जो लड़कियों के पीठ पीछे बोलते हैं। मन में सोचते कितना अच्छा लड़का है, गरीब है लेकिन यहाँ पर जिंदगी तो गुजारी जा सकती है। बोल रहा होता है कि औरतों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। एज हस्बैंड मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पता चलता है कि वो जहाँ जहाँ भी गई है ना उसे हर जगह से निकाला गया है। इस पर हांजो बोलता है कि उसे यहाँ पर भी मत रखो वरना एक दो पैसे जो बचे हैं ना वो भी घर से चले जाएंगे। इस पर सॉन्गोंग बोलती है कि नहीं, इस तरह हमारी सिस्टर इन लोग को कोई भी घर से नहीं निकालेगा, उनके पास कोई जगह नहीं है तो वो यहाँ पर रहेंगी मेरे बिग ब्रदर के साथ। और मैंने ना उनके लिए कुछ खाना भी तैयार किया है, ये चिकन सूप है वो भी जाकर दे दो, वो खुश हो जाएंगे। कहते हैं ठीक है। अंदर जाकर देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, कि सोचता है कि लगता है चली गई, वैसे भी इतनी गरीब फैमिली में वो क्यों रहेगी। सूप नीचे रख देता है और वापस जाने के लिए मुड़ता है लेकिन तभी पीछे से वो निकल कर आती है कपड़े चेंज करके। कहते हैं क्या तुम गई नहीं क्या। कहती है भला ऐसे कैसे जाऊंगी। कहता है तो फिर तुम्हें तो चले जाना चाहिए। कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत गरीब हो, खाने की कमी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पर रहूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, तुम्हें खाने के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी, दिन भर मेहनत करूंगा, रात भर मेहनत करूंगा। कहती है अच्छा वाइफ के लिए करना चाहते हो। कहता हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा। हाँ मैं जानता हूँ मेरा एक ब्रदर है और दो मेरे छोटे घर में बच्चे भी हैं। मन में सोचती है कि ये कितना अच्छा लड़का है, मैं इसको जितना देख रही हूँ उतना मेरा मन इसकी तरफ खिंचता ही चला जा रहा है। वो स्माइल कर रही होती है। कहता है क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रही हो। कहती ये बताओ मैं प्रेटी लग रही हूँ ना। वो उसकी तरफ बस देखता रहता है। कहता है कि सब लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लावर के जैसे हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। कहती क्या मतलब तुम नहीं मानते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कहता अरे मुझे लगता है ना कि तुम फ्लावर से भी ज्यादा प्रिटी हो। कहती इस तरह के शब्द बोलते हो ना तो मुझे ज्यादा दिल में धक धक हो रहा है, तेज से बोलो ना। कहता है कि मुझे लगता है ना कि तुम फ्लावर से भी प्रिटी हो। तो स्माइल करने लगती है। कहती हाँ अब ये नेचुरल लग रहा है। वो उसके पास जाती है। कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं रुकूं या ना रुकूं, तुम बताओ ना अपने दिल की बात, तो मैं वैसा ही करूंगी। कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, ये फैमिली तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, हर चीज में मतलब खाने पीने कपड़े, हर चीज में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी पैसों की कमी है, लेकिन मैं अपने भाई के साथ वो भी पूरी मेहनत करूंगा। तीनों बाहर से सुन रहे होते हैं, उन तीनों को एक साथ छींक आती है कि ब्रदर तो अच्छा झूठ बोल लेते हैं, घर में पैसे हैं नहीं और दुनिया भर का जो है प्रॉमिस कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो ऊपर की तरफ देखती है। कहती क्या हुआ। वो सोचता है कि वो किस हद तक गुजर रहा है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहते तुम रुको रुको सूप पी लो। वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। कहती भला ये भाग क्यों रहा है। पीछे उसके ब्रदर खड़ा होता है। कहता है क्या हुआ। उसका पसीना निकल रहा होता है कि इतनी आसानी से वो अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खो सकता। तो उसका भाई बोलता है कि आज से पहले मैंने इसकी इसी हालत में कभी नहीं देखा। सॉन्ग वोंग बोलती है कि मेरी फैमिली तो बहुत पुअर है, सिस्टर इन लॉ ये घर छोड़ कर ना चली जाए। वो सब चीजें उठा उठा कर देख रही होती है, उसका हर चीज बिखरा हुआ होता है, बर्तन सारे गंदे होते हैं और वहां पर जो बंस वगैरह रखे होते हैं ना वो भी बहुत दिनों पुराने होते हैं। कहती है चलो पहले कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। वो एक तो वो डॉक्टर होती है तो वहां पर उसे सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो डॉक्टर के लैब में मिलती हैं।
कहती कोई बात नहीं, इसमें से चिकन्स को पकाने के कुछ चीज़ काम आ जाएगी, कुछ काटने के काम आ जाएगी। वहाँ से वो हर चीज़ वो सेलेक्ट करती है जिससे चिकन को पकाया जा सके, साथ में काटा जा सके। दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर सबका मुँह खुला रह जाता है कि इतनी जल्दी-जल्दी खा रही है। हान-जाओ बोलता है कि देखो कैसे खा रही है, जैसे भूत खा रहे हैं। चिकन लेके तो खा रही है लेकिन सबके मुँह में पानी आ रहा होता है। कहती है कि सिस्टर इन लॉ अगर आप खा चुकी हो, इनफ हो चुका हो तो क्या मैं ले जाऊँ? कहती है कि हाँ, हाँ बिल्कुल ले जाओ। वहाँ पर जियांग बोलता है लेकिन सिस्टर इन लॉ आपको पूरा हो गया हो तभी हम लोग लेंगे वरना नहीं लेंगे। वैसे आपको ये मिला कहाँ से? हान-जाओ बोलता है कि हाँ, एक नंबर की पागल बना रही, इसके पास भला कहाँ से होगा? कहती देखो मैं यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं जहाँ पर रहती हूँ बहुत ही अनलकी साबित होती हूँ, बट मैं तुम्हारे भाई को कभी भी अब्यूज़ नहीं करूँगी। कहती है कि हाँ सिस्टर इन लॉ मैंने तो सुन लिया, प्लीज़ आप यहाँ पर रुको और इस हॉट पॉट का सूप क्या मैं पी सकती हूँ? कहती है हाँ बिल्कुल पी लो। देखो इसके अंदर मैंने तुम लोगों के लिए भी रखा है। कहते हैं कि वाह! इतने ज़्यादा चिकन फीट, आज से पहले तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब देखा ही नहीं। जियांग बोलता है कि चलो ना, यहाँ पर शायद हम लोगों के लिए नहीं होगा। उसको तो गिनती भी नहीं आ रही होती तो हान-जाओ से कहता है कि चलो तुम देखो। कहता है इसमें 6 चिकन लेग्स हैं वैसे वहाँ पर केन मशीन मंगाई थी और उसी में रखकर सारे चिकन्स पकाए थे, क्योंकि उसमें चीज़ें डबल हो जाती थी उसके मिरेकल द्वारा। तो वहाँ पर वो यही करती है, सारी चिकन पीस को एक में बंद कर देती है, सबको पकाती है, मशीन फिर से वहाँ पर भेज देती है। कहती है इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कहती है खाना खाओ वरना मैं इसे पूरा खा लूँगी और तुम लोगों को दूँगी भी नहीं। क्या हुआ तुम्हारे ब्रदर कहाँ गए? कहते हैं कि ब्रदर तो काम पर गए हैं। कहती ठीक है, उनका कर्ज तो मुझे उतारना ही पड़ेगा, इतनी मुसीबत से जो बचाया है। हान फैमिली से निकाल कर यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर लियांग क्या करता है, सोचता है कि आज पूरे दिन मेहनत करने के बाद बस इतनी ही चीजें मिली हैं, तो घर की तरफ चलना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर जो है श्याओ क्याओ क्या कर रही है। इधर हम देखते हैं श्याओ क्याओ के मदर और फादर होते हैं ना, उसके पुराने हस्बैंड की मदर और उसका ब्रदर इन लॉ होता है, वहाँ पर जाकर उन लोगों को मार रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है, इसी वजह से तुम्हें पे करना पड़ेगा। उसके फादर बोलते हैं कि मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानता हूँ, मैं उसे घर से निकाल चुका हूँ। उसकी माँ बोलती है कि वो हान फैमिली से निकल चुकी है, तुम लोग मेरी बेटी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बेटा खुद बीमार रहता था, वो मर गया तो मेरी बेटी पर क्यों ब्लेम डाल रहे हो? उसका भाई बोलता है तुम दोनों को मार डालूंगा अगर पैसे नहीं दिए। इतनी देर में वहाँ पर श्याओ की आवाज़ आती है, कहती है मदर और फादर। उसकी मदर कहती है भाग जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहती है कि इन बदतमीजों को एक बार सबक सिखाया है लेकिन दोबारा फिर से यहाँ पर सबको परेशान करने आ गए हैं। तो उसका ब्रदर इन लॉ बोलता है कि सुनो सुनो, मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम मुझे सर्व करोगी, अब तुम मेरी रहोगी। तुमसे शादी नहीं करूंगा लेकिन सर्व तुम्हें लगातार करना पड़ेगा। कहती देखो देखो जुबान कैसे चल रही है इसकी। कहता आओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े यहीं पर फाड़ दूंगा। तुम यही चाहती हो ना? जैसे ही जाता है उसके पास उसका हाथ मरोड़ देती है। कहती है कि तुम तो विलन बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, असली विलन मैं हूँ, तो मैं सर्व करूंगी। शक्ल देखिए अपनी, मिरर तो होगा नहीं, तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी से दिखाई दे रही है। काट कर पूरे गाँव के डोर पर लटका दूंगी, उसके बाद उसकी लैटन भी बनाऊंगी। याद रखो वो कहती बुढ़िया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया? उठाकर फिर से एक लकड़ी मारती है, वहां पर उस बुढ़िया के फिर से सारे दांत टूट जाते हैं। अभी 2 टूटे थे, अब 4 टूट जाते हैं। पता चलता है कि वो लकड़ी जो है वहाँ पर शाओ क्याओ ने नहीं बल्कि वहाँ पर लियांग ने मारी थी। भला उसकी वाइफ को कोई परेशान करे वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। कहती वाह मेरा हस्बैंड तो कितना हैंडसम लग रहा है, बस ऐसा लगता है ना कोई मॉडर्न इंडिया का मॉडल हो, उसे देख देख कर शर्मा रही होती है लेकिन उन दोनों का मुंह पूरा सूज चुका होता है। कहते हैं कि देखो अब इसको और सेटल डाउन करने का टाइम आ गया है, तुमने मेरी माँ के पीठ पर पैर रखा था ना, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अब वहां पर वो अपना हाथ आगे करती है मारने के लिए, तो इस पर वो लियांग बोलता है तुम रहने दो। वो अपना हाथ उठाता है और लगातार 4-5 मुक्के न मारता रहता है। कहता है कि मदर आपको भी मार खाना पड़ेगा, मैं अकेले यहाँ पर नहीं आया था। उसकी मदर कहती है कि तुम मार खाओ भला, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम्हें ये लड़की चाहिए थी, मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आई थी। यहाँ पर शाका कहती है कि मदर देखो, मुझे पता है कि आप इस फैमिली में रह रही हैं लेकिन इन लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है। यहाँ पर लियांग सोचता है कि कितनी अच्छी लड़की है,
मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतनी समझदार वाइफ मिली है। यहाँ पर अब वो तुरंत बोलती है कि चलो मेरे साथ। पता चलता है कि जो सिंह फैमिली है, मीन्स उसके पहले वाला हस्बैंड जिसकी डेथ हो गई है, उन लोगों ने उसकी डाउरी ही अपने घर में छिपा कर रखी है। उसे ढूंढना भी तो जरूरी है ताकि माँ को वापस कर सके। फादर इन लो लेटे हुए होते हैं। कहती है, ओ गधे कहीं के, यहाँ पर लेट कर क्या कर रहे हो? ये बताओ कि मेरा पैसा कहाँ है जो तुम लोगों ने चुराया है? कहता, अच्छा तो तुम आ गई। देखो, मैंने एक फैसला लिया था तुम्हें बेचने का, लेकिन तुम तो गायब हो गई। तुम्हें बेच भी नहीं पाया, पैसे भी नहीं मिल पाए। अब तो तुम्हें बहुत हाई प्राइस पे बेचूंगा और तुम इतनी सुंदर भी लग रही हो। उसे छूने चलता है तो वो फिर से उसका हाथ तोड़ देती। कहती, ये बताओ कि मेरी डाउरी वाले पैसे कहाँ पर रखे हैं? अगर तुमने नहीं बताया ना तो देखो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। टेबल बनने की कोशिश कर रही हो तो उसके गले पर चाकू लगा देती। कहती, ओ पागल बुड्ढे, मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो वरना ये चाकू आर पार कर दूंगी। कहता, तुम्हारी हिम्मत है? मैंने जहां पर भी छिपा कर रखा है तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। कहती, वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। इतनी देर में वहां पर लियांग आता है। कहता है कि सोना मिल चुका है। तुरंत ही एक ये पेड़ की तरफ देखता है। कहती, मिल गया। क्योंकि डर की वजह से वो सिर्फ पेड़ की तरफ देखता है, मतलब पैसा वहीं पर है। लियांग कहता है, मैंने तो बस एक चाल चली थी, तुम उसमें फंस गए। घर के अंदर घुसने से पहले लियांग ने उससे कहा कि इस तरह हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाकू लेकर जाओ, उसके गले पर अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा देना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। वहां पर वो खोलता है बॉक्स, तो उसके अंदर चांदी के टेल्स वगैरह होती हैं, उसमें से वो अपने हिस्से का ले लेती है और कहती है कि बाकी का तुम खुद रख लो, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। पेपर पर साइन भी करा लेती है कि अब इस फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके फादर इन लोग बोलते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा हद से आगे बढ़ रहे हो। कहता, नहीं, हम दोनों हद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस अपना कर्ज पूरा कर रहे हैं। वहां पर उसे चाकू दिखाकर कहती है कि याद रखो कि मैं बस अपने हिस्से का लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। अपना सारा सामान जितना भी डाउरी का होता है ना उसे लेकर वहां से चली जाती है। कुछ लोग रास्ते में खड़े होते हैं। कहती है कि जाओ अंदर, जो सामान है तुम लोगों को भी लेना है ले लो। जितने भी गांव के लोग होते हैं ना उसके घर का सारा सामान उठा उठा कर भागने लगते। कहते, अरे छोड़ दो छोड़ दो। कहते, ये डावरी का सामान है, हम सब लेकर जाएंगे। इवन दरवाजा चुरा कर भी वो लोग भाग जाते हैं। वापस वो अपने मदर फादर के घर सारा सामान पहुंचा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं शाका अच्छे से जानती थी कि उसके फादर बहुत लालची हैं। उसकी मदर को मारते पीटते और बहुत ही ज्यादा परेशान भी करते हैं। कहती है कि तुम जाओ, दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। कहती है मदर, ये टेल्स ले लो और जितनी जल्दी हो सके ना फादर को डिवोर्स दे दो। आप अकेले ज़िंदगी जी सकते हैं, किसी आदमी के कदमों तले जीने से अच्छा है ना कि अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। अब उसे अपनी बेटी की मासूमियत वाला चेहरा याद आता है। कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। वो उसे अलविदा कहती है। कहती है कि पता है मेरी फैमिली बहुत हार्डशिप से जी रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छे दिन जिएगी। इधर हम देखते हैं कि पूरे घर ने उसके लिए बहुत अच्छा सा खाना तैयार किया था। मिलजुल कर कहती, सिस्टर इन लो प्लीज खाकर देखो, ये एक हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सब लोग अपना एक छोड़कर जो है सिस्टर इन लॉ को दे रहे थे ताकि वो घर पर हमेशा के लिए रहें। क्या लेकिन सबकी लार भी टपक रही होती है। कहती, हम लोग तो यंग है ना, तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी आप नई नई आई हैं तो खा लीजिए, आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत होगी। मन में सोचती है कि ये कितने सिंसियर बच्चे हैं, मेरे लिए कितना कुछ सोचते हैं। वहां पर सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। कहती है, मैं एक नहीं खाऊंगी, एक तुम लोग खाओ। ये जो तुम लोग ये पेस्ट बना कर लाए हो ना, ये नेचुरल है, मैं इसे खा लूंगी। इसी तरह नाक बंद कर वो खा रही होती है तो उसके ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ प्लीज मत पियो मत पियो। लेकिन वो तब भी पूरा पीकर एक जगह पर बैठ जाती है। कहती है कि चलो तुम लोग ये खा लो, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत छोटी उम्र में हो। यहाँ पर हांजाओ बोलता है कि हाँ, सपने दिखाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये नाटक कर रही हो। तब लियांग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ से भला कोई इस तरह बात करता है। और फिर से बड़े प्यार से लियांग की तरफ देखने लगती है कि सिचुएशन कैसे भी हो उसका हस्बैंड हमेशा उसके साथ रहता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो हान जाओ सबसे पहले भाग जाता है। कहता है, मुझे इन लोगों के बीच में रुकना ही नहीं जहाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक माहौल बन रहा हो। ब्रदर इन लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। अचानक से पता चलता है जो हान जाओ है ना उसके गले में कुछ हो गया, पोटैटो खा लिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कहती, पोटैटो खाने से भला इसका गला चोक कैसे कर सकता है? कहती, हाँ किया है कि जब तक उसे पोटी नहीं खिलाई जाएगी ना तब तक उसका गला सही नहीं होगा। वहां पर तुरंत ही लियांग कहता है, मैं जाकर पोटी का इंतजाम करता हूँ। मन में सोचती है कि ये कैसा काम है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम कितने स्मार्ट हो, इस तरह भला अपने गले पर हाथ क्यों रखा हुआ? कहते हैं, अरे उसकी बहुत गंदी स्मेल थी, मैं नहीं खा सकता हूँ। वो सोचती है कि ये लोग भी ना कितने पागल है, पोटैटो से भला किसी के गले में कुछ हो सकता है।
वहाँ पर वो लोग उसे डीमन की तरह देखते थे पोटैटो कि अगर उसके अगल-बगल से गुज़रे, अगर गलती से किसी ने खा लिया ना तो उसकी डेथ हो जाएगी। उधर तब तक उसका भाई ना पॉटी लेकर आ जाता है कि इसे खिलाओ, खिलाओ, कहता है मैं ये नहीं खाऊँगा, प्लीज़, प्लीज़ मैं ये नहीं खाऊँगा। इवन वो तोतला हो चुका था, बोल भी नहीं पाता, कहता मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा। यहाँ पर तभी जो है श्याओ क्या करती है ना, मेडिसिन लेकर आती है, कहती है ये पी लो, कहता है मैं नहीं पीऊँगा, क्या पता तुम मुझे ज़हर दे रही हो। तब उसका भाई बोलता है पी लो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पर श्याओ क्या कहती है ठीक है मत पियो, तो ये पॉटी खा लो, तुम्हारे लिए यही ज़रूरी है। चलो, चलो मुँह खोलो, कहता है नहीं, नहीं मैं इसको पी लूँगा, लेकिन प्लीज़ पॉटी को दूर रखो। कहते तो फिर पहले ही पी लेते ना, इतना नाटक क्यों किया। वहाँ पर जो है सॉन्ग वॉन्ग भी हँस रही होती है, कहते वाह! इससे तो मेरा गला थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन अभी मेरी टंग जो है ऊपर से टकरा रही है। कहती हाँ, थोड़ा-सा और पी लो, उसके बाद वो भी सही हो जाएगा। वो उसे पीता है, थूकता है, उसके बाद वो भी सही हो जाता है। तब इस पर यांग कहता है कि ये कौन-सा मेथड है? कहती ये मेथड ना मेरी मदर ने मुझे बताया था, तब इसे सही हुआ। आप तो हान जाओ अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत खुश हो जाता है कि वाह सिस्टर इन लॉ, सच में आप तो बहुत अच्छी हैं। पहली बार उसने सिस्टर इन लॉ की इतनी तारीफ करी थी। तब यहाँ पर सॉन्ग वॉन्ग कहती मैंने तो पहले ही कहा था कि सिस्टर इन लॉ ग्रेट है। कहता है लेकिन थोड़ी सी पॉटी खा लो, बड़ी मेहनत से लेकर आया हूँ। वो दोनों आपस में दौड़ने लगते हैं। मन में सोचती है कि इन लोगों को अगर पोटैटो इतना ही खराब लगता है ना, तो मैं उससे कोई ना कोई डिश बनाऊंगी। वहाँ पर वो लियांग क्या करता है ना, कहता है कि कल बहुत मेहनत करने के बाद मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। मैं जानता हूँ कि मनी की कमी है, लेकिन तुम इस घर की पूरी केयर कर रहे हो, तो तुम ये पैसे तुम संभालो। कहती है ठीक है, कल मैं भी सब्जियां ढूंढने के लिए जाऊंगी। क्या करती है ना, चाहती है लो सबसे पहले वो टॉक्सिक फ्रूट दिखाओ जिसे तुम लोग नहीं खाना चाहते थे। पता चलता है कि वहाँ पर अरबी होती है जो कोई भी नहीं खाना चाहता था, वो उन सबको निकाल कर लाती है। उसके बाद उसको बॉईल करती है, उसको छीलती है, उसको अच्छा सा पेस्ट बनाती है। लेकिन पीछे से सॉन्ग वॉन्ग देख रही होती है कि सिस्टर इन लॉ इसकी डिश बना रही है जिसकी वजह से सबकी डेथ हो सकती है, तो चुरा कर रख देती है। यहाँ पर पीछे से देख रही होती श्याओ काओ कि कितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही। कहती पता है टॉक्सिक फ्रूट की ने डिश बनाई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कुछ पैसे दिए, मार्केट जाकर कुछ अच्छा सा खरीद कर लाती हूँ। तो उन सबको बेवकूफ बनाकर ना उसी की डिश बनाकर तैयार कर देती है। कहती है देखो मैंने टोफू बनाया है। तब इस पर हान जाओ बोलता है ये टोफू तो कुछ अलग सा लग रहा है। कहती है अलग सा नहीं लग रहा है, मैंने खरीदा है ना एक अच्छी जगह से, इसी वजह से लग रहा है। उन सबको ना बाहर भेज देती है और उस पे अपने इंजेक्शन द्वारा ना तरह-तरह के चीज़ें गिराती ताकि उसका स्वाद थोड़ा-सा बदल जाए। वहाँ पर उसे फ्राई करती है, कहती खाकर देखो। सब कहते वाह! ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। कहती हाँ ठीक है, अब हमेशा बना दिया करूँगी कि ये वही टॉक्सिक फ्रूट है। तब इस पर हान-जाओ ना नाटक करने लगता है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है। कहती नाटक नहीं करना है। ये सच में बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। इतनी देर में ब्रदर इन लॉ और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। कहते क्या खा रहे हो? कहते अरे वही टॉक्सिक फ्रूट। यही सच में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। मेरी ज़ुबान तो रुक ही नहीं रही है। अब यहाँ पर सबकी खुशी देखकर कहती है कि क्यों ना हम लोग अपने घर को थोड़ा आगे बढ़ाने का सोचें, हम लोग कोई ऐसी डिश सोचे जिससे इस घर का भला भी हो जाए, हम लोगों के पास पैसे भी आ जाएँ। लियांग कहता है हाँ तुमने सही कहा। सबसे पहले शाहरुख सोचती है कि सबसे पहले गाँव वालों को बताओ ताकि धीरे-धीरे वो भी खाने की कोशिश करें। अब पूरा गाँव वो टॉक्सिक फ्रूट खाने लग रहा था, मीन्स अरबी। लेकिन तभी एक आदमी आता है, पता चल बगल वाली आंट कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुमने कहा था ना कि वो टॉक्सिक फ्रूट खाओ, इसकी वजह से देखो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस पर लियांग कहता है कि झूठा आरोप तो बिल्कुल मत लगाओ, इन्हें कोई और बीमारी हुई होगी। ये है पीछे से श्याका तुम इतना मत बोलो, सब गांव वाले कह रहे थे कि हाँ सच में हम लोगों ने भी खाया, हम लोगों का भी यही हाल होगा। कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अंकल के पेट में गैस बन चुकी होती है जो ऊपर तक चढ़ चुकी होती है सीने तक, इसी वजह से वो हिल-डुल तक नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से इतनी तेज से गैस निकालते हैं कि अगल-बगल वाले लोग भी भागने लगते हैं। इतनी गंदी बदबू, कहते हैं अब जाकर आराम मिला। वो फिर से पेट दबाती है तो वहाँ पर सारी गैस निकल जाती है। कहते थैंक यू सो मच श्याका, मेरे तो गैस बन गई थी, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। सब कहते हैं देखो गैस वाली दिक्कत थी और लोगों को यहाँ पर ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। नेक्स्ट डे जितने भी गाँव के लोग होते हैं ना, उसे थैंक यू के रूप में बहुत सारी चीजें दे गए होते हैं। नेक्स्ट डे वो उसी अरबी की एक और डिश बनाती है। कहती है कि ये तो और भी अच्छी है। कहता हाँ ये टोफू से अलग है। कहते तो फिर ठीक है चलो स्टॉल लगाना स्टार्ट कर दे वरना बहुत देर हो जाएगी। लियांग कहता मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग हर्ब्स ढूंढने के लिए जाएंगे और तुम लोग इसका बिजनेस करो। हम दोनों अलग अलग बिजनेस करेंगे ताकि किसी में घाटा हो तो दूसरे में फायदा तो हो।
क्या करते हैं ना, मॉडर्न एरा से सारे स्पाइसेस मंगाती है और उनको एक साथ बेचती है। कहती अब भाई ना अच्छी सी महक मार्केट में ले जाकर बेचने के लिए खड़ी हो जाती है। हाँ, जो कहता कोई खरीदने भी आएगा? कहती हाँ बिल्कुल आएगा, बस देखते जाओ। तभी सामने से एक अंकल आंट आते हैं। कहते आखिर तुमने बनाया क्या है? कहते वाह इसकी महक तो बहुत अच्छी है। कहते प्लीज पहले खाकर तो देखो उसके बाद बताओ। तब कहते अगर मर वर गए तो क्या होगा? कहती अरे मरना बाद में, पहले इसे खाकर तो देखो। अगर तुम लोगों को बुरा लगे तो मुझे बताना। तो जिन अंकल को गैस बनी थी ना, वो वहां पर आ गए। कहते हैं मैं ही सबसे पहले खाता हूँ। जैसे ही खाते तो अंकल कहते देखो मैं ठीक हूँ, मतलब तुम लोग भी खा सकते हो। एक एक करके सब लोग खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे उसका सारा बिक जाता है। कहते वाह ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इतने सालों में पहली बार उन लोगों ने इतने पैसे देखे थे और सामने वाले अंकल आंट का कुछ भी नहीं बिक रहा था। कहती ये क्या? अब पता चलता है कि नेक्स्ट डे का भी पूरा फुल हो चुका होता है कि हम लोग खरीदेंगे। अब लास्ट वाला पैकेट बचा होता है तो सामने वाले अंकल को देती है कि आप अपनी वाइफ को जरूर खिलाइए ताकि आप लोग भी ऐसा बना सके। तब तक सामने से लियांग आ जाता है और जियांग भी। कहते हैं चलो घर चलो। देखते हैं लियांग की सब कुछ बिक चुका है। दोनों कहते हैं वाह आप तो कमाल है, चलो चलते हैं घर। कहती है नहीं पहले मार्केट चलूंगी कुछ सामान खरीदने के लिए। वो एक एक चीज खरीद रही होती है, साथ में अपने दो छोटे बच्चों के लिए भी मीठी चीजें खरीदती है। वहां पर वो सारा सामान लेकर चल रहा होता है। कहती ये है ना एकदम हस्बैंड मटेरियल, मेरा सारा सामान उठाकर चल रहा है। इधर घर के अंदर वो दोनों बैठकर इंतजार कर रहे होते कि सिस्टर इन लोग कब आएंगी कब आएंगी। मन में सोचती सब कितने केयरिंग है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कहते ये लो तुम लोगों के लिए जो है कैंडी लेकर आई हूँ, और अपने वो पैर वैर पोंछ कर बैठी होती है। तब तक सामने से जो है लियांग आ जाता है। कहता है ये लो तुम भी तो कुछ खा लो। कहती है नहीं ये तुम्हारे लिए। कहता है कि नहीं तुम खाओ, मैं तुम्हारे पैर को साफ कर दे रहा हूँ। वो अचानक से वो उसकी तरफ मुड़ता है ना, किस होने वाला होता है। इतनी देर में वहां पर सॉन्ग वॉन्ग आ जाती है। कहती है अच्छा तो आप दोनों लोग किस कर रहे थे? मैंने देख लिया, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है पैसे गिनना। कहते हैं अच्छा पैसे गिनना। वहां पर सबके लिए एक एक पोटली बनाई जाती है पैसों की कि हम लोग कहाँ खर्च करेंगे और सबके खाते में भी पैसे जमा होंगे। इस तरह हर मंथ में हम लोगों के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ना, उससे हम लोग आगे की जिंदगी के बारे में सोचेंगे, साथ में इन दोनों बच्चों को पढ़ाने के बारे में भी। लियांग कहता है तुम इतना सोच रहे हो? कहती है हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा। वो सारे स्पाइसेस को फिर से इकट्ठा करती है। नेक्स्ट डे फिर से बेचने के लिए जाती है। उसका बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है ना कि हर कोई बस उसकी डिश खाने के लिए आ रहा होता है। तो सामने वाले अंकल आंट को थोड़ा दिक्कत हो रही थी पहले, लेकिन कहती है कि आप मेरे साथ ही काम करिए, हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे, आपका भी बिक जाएगा मेरा भी बिक जाएगा। कहते ठीक है। अपने पराठे लाती है और उनको दिखाती है कि साथ में ये भी रखेंगे, कुछ लोग इसको खाने के बाद इसको भी खाएंगे। कहती है हाँ पहले तुम लोग घर जाओ, इसको खा कर देखो, फिर नेक्स्ट डे बताना कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। केस वापस आकर जब लियांग खाता है कहता है ये तो बहुत ही टेस्टी है, सच में बहुत ही अच्छा, इसको भी हम लोग अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर इन लॉ की शादी के बारे में सोचा जाए, किसी ऐसी लड़की को देखा जाए उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल सके। अभी वो मार्केट में खड़ी होती है तो इस पर आंट कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ जुड़कर अच्छा लगा। वापस आकर वो बैठी होती है, वहां पर कहती है कि देखो पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, टोटल भी बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही हूँ कि इस डिश को थोड़ा अवॉइड किया जाए, कोई नेक्स्ट डिश बनाई जाए ताकि एक ही डिश से लोग बोर ना हो और इस तरह हम लोगों का बिजनेस भी चलता रहेगा। तुम लोग को स्कूल जाने के लिए जो बुक्स वगैरह की जरूरत है वो भी मैं फ्यूचर में प्रोवाइड करती रहूंगी। बगल वाली आंट है ना वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है ना वो हमेशा परेशान करता था, छेड़ता था, हम लोगों ने अपनी आंखों से देख। शियाका कहती है कि मेरा ब्रदर इन लॉ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, ना ही उसकी फीलिंग है। कहती है फीलिंग, मेरी बेटी की शादी अपने ब्रदर इन लॉ से करानी ही पड़ेगी। लियांग कहता है ये सब झूठ है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कहते अगर नहीं होगा तो पैसे दो। कहते आ गए ना असली बात पर, तुम लोगों को पैसे चाहिए थे इसी वजह से ऐसा किया। कहते कि ठीक है मैं शादी करने के लिए एग्री करती हूँ और 10 टेल्स भी दूंगी। लियांग कहता है ये क्या कर रहे हो? कहती मैं बाद में बताऊंगी। वहां पर पीछे से वो लड़की कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए सब कुछ मत करिए। भाई कहता है 10 नहीं मुझे 20 टेल्स चाहिए। उसकी सिस्टर कहती है कि अगर आप लोग मुझे इस तरह बेचेंगे ना तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। वो लोग उसको फिर से लेकर जाते हैं। इधर वो बैठी होती है तो उसका भाई कहता है कि उन लोगों ने 20 टेल्स देने से भी मना कर दिया, वो लोग बहुत ही हार्टलेस है, फिर हम लोगों का क्या होगा, हम लोग इतनी गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। फिर से वो लोग पैसे मांगने के लिए जाते हैं कि घर की बेटी को परेशान किया है तो पैसे तो लेकर ही रहेंगे। उसका भाई कहता है कि ठीक है 10 टेल्स में ही मान जाओ, शादी तो करेंगे ही। कहते ठीक है ये लो पेपर, और शादी करने की बात को एक्सेप्ट करो। वो कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे मत बेचो ना। कहती है क्या भूखे मरेंगे क्या तुम्हारे रहते हुए? वैसे भी मेरे घर में तुम्हारे लिए खाना नहीं है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो चैन की सांस लेती है।
पता चलता है कि कुछ दिन पहले वो लड़की सुसाइड करने के लिए जा रही थी, क्योंकि अपनी मदर और अपने ब्रदर से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। शाहरुख ने उसे बचा लिया था और ये उन दोनों की चाल थी कि शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे तुम हमेशा उस घर से दूर हो जाओ, वरना शादी के बाद भी वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। वैसे भी सब लोग मुझे अनलकी कहते हैं, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। कहती कि ठीक है सिस्टर इन लॉ। वहाँ पर वो थैंक यू बोल रही होती है, तब इस पर लियांग और जियांग दोनों बोलते हैं कि आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। कहती पहले बता कर क्या होता, अब हम लोग साथ में काम करेंगे। माँ बेटे दोनों गए होते हैं ना वहाँ पर अरबी खोजने की, वो लोग भी वैसा ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी तरह एक दो मिलते तो बेचने के लिए जाते, वहाँ पर वो भी नहीं होता। उन लोगों का बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा होता। श्याओ से कॉपी जो करने चले थे, इधर वो फिर से अपने घर को पूरा डेकोरेट करती है। कहती है अब लग रहा है अच्छा घर। वो नीचे गिरने वाली होती है तो वो उसे रोक लेता है। कहती है वाह क्या जोड़ी है, इन दोनों को देखकर मैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहती है सबके सामने क्यों कैच किया, तो कहता है क्या गिरने देता। दोनों बैठे होते हैं, अब डिंग कर रहे होते हैं। वो लड़की भी खड़ी होती है, कहती है क्या मैं आप लोग के साथ यहाँ पर सच में बैठ सकती हूँ। कहती है डिंग डोंग, देखो तुम यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारा घर है, आज से तुम ब्रदर इन लॉ की वाइफ जो हो। कहती ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। जो सॉन्ग वॉन्ग होती है ना, खुद तेजी से रो रही होती है, क्योंकि उसके सारे मुर्गे वहां से गायब हो चुके होते हैं। कहती चिंता करने की जरूरत नहीं, मुर्गे वापस आ जाएंगे। कहती रखे तो यहीं पर थे ना, पता नहीं कहाँ पर चले गए। नहीं पता चलता है कि वो सारे आंट उठा ले गई थी। यहाँ पर शाका कहती है कि आंट तुमने उठाए तो साफ साफ बता दो। कहती उठाए हैं ना तो दिखाओ कहाँ पर है। कहती अगर पता लगा लिया ना तो देखना आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। कहती मैं बेइज्जती से नहीं डरती हूँ। इस पर सॉन्गवांग कहती है कि सिस्टर इन लॉ आपको इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। सारा गांव कहता है कि हाँ तुम्हारे चिकन चुरा कर भला ये औरत करेगी क्या, तो इसके घर पर ही होते लेकिन वहाँ पर नहीं है। कहती सबको देख लूंगी। तो क्या करती है ना वो बुढ़िया, सोचती है कि ये जितने चिकन लाए थे ना उनको फिर से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। जो है श्याओ और सॉन्ग वॉन्ग दोनों ही खड़े होते हैं और पीछे से वो उन लोगों को मारने का सोच रही होती है। वो तो उन्हीं के प्लान में फंस जाती है। नेक्स्ट वो सारे चिकन्स को इकट्ठा कर कहती है देखो देखो ये चिकन्स यहाँ पर है। बुढ़िया कहती है कि ये चिकन्स में जहर मिला हुआ, इनको खाओगे ना तो मर जाओगे। कहती है चिकन में जहर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कल रात तुम यहाँ पर आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारे चिकन्स बहुत अच्छे हैं। उस बुढ़िया की सारी पोल खुल जाती है, अपने मुंह से ही उगल देती है। कहती देखा ना, इसी वजह से इतना मत बोलो कि अपने मुंह से ही राज निकाल दो। वो वहां से भाग जाती है। सारे गांव वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। लियांग कहता है तुमने ये कैसे किया। कहती कल रात में बस चाल चली थी, उसी के जरिए मैंने ये किया। उसने एक नई दवा की खोज की थी जिससे मुर्गियां ज्यादा बच्चे देंगे और जितने भी चिकन्स होंगे ना वो सारे गांव वालों में बांट देगी। में जब बड़े हो जाएंगे तो अंडे मिलेंगे तो सब लोग एक एक अंडा मुझे दे देना, इस तरह मेरा भी फायदा और तुम लोगों का भी फायदा। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है, चलो हस्बैंड घर चलते हैं। वापस आकर लियांग उसकी बात देखकर बहुत खुश होता है। कहते नेबर्स तो परेशान करने के लिए होते हैं, आगे चलकर हमको खाने में भी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। नई डिश बनाने की तैयारी कर रही होती है जहाँ पर लियांग उसका पूरा साथ देता है। हर चीज को मैरिनेट किया जाता है। लो सिस्टर इन लोग कहते हैं आखिर बना क्या रही हैं ये लोग। पर लियांग को भी सिखा रही होती है कि कैसे जो है फ्राई किया जाता है, फिर सबको खाने के लिए देती है। कहती है वाह वाह ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। इस पर लियांग कहता है खाओ देखो तुम भी तो उसके हाथ से ही खा लेती है। उसके रोमांटिक सीन को देखकर ना सभी शर्माने लगते हैं, सबसे ज्यादा तो श्याओ क्या ही शर्माती है। इस पर सॉन्गवांग कहती है कि सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी लग रही है। खाने के लिए वहां पर वो सबका स्वागत करने के लिए भी खड़ी होती हुई एक आदमी आता है। कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह बिजनेस नहीं कर सकती हो। कहती मैं बिजनेस करूंगी। तो वो आदमी लड़ने लगता है कि तुम्हारा बिजनेस यहाँ पर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जितने भी बड़े लोग होते हैं ना अक्सर उनको छोटे लोगों से तकलीफ तो होती है जब वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। सेम यही यहाँ पर श्याओ के साथ हो रहा था। वो मजिस्ट्रेट था और ये नहीं चाहता था कि श्याओ आगे बढ़े, इसी वजह से बार बार उसे कह रहा था कि अपना स्टॉल यहाँ से बाहर हटाओ बाहर हटाओ। वो धीरे धीरे पीछे होता जब उसे धक्का लगता है वो नीचे गिर जाता है। कहता है एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जितने भी लोग वहां पर होते हैं कहते हैं इसकी बात मत सुनो, ये बहुत ही बेकार आदमी है। तभी पता चलता है कि वहां पर इम्प्रेस डाउंगर आ जाती है। इम्प्रेस डाउंगर अपने खोए हुए ग्रैंडसन को ढूंढ रही थी जिसके गले पर निशान था। नाक में महक आ जाती है कि अरे ये चिकन कितने सालों हो गए, मैं बुढ़ी होने को आई हूँ, आज तक मुझे ये खाने को नहीं मिला। ग्रैंड माँ गहरे से उतरती है और जाती है श्याओ के पास कि कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी बच्ची है, काश मेरे ग्रैंडसन की वाइफ ये होती। लियांग को छींक आ जाती है, कहता माफ करना
करना। इधर हम देखते हैं कि जैसे वो खाती तो उन्हें पता चलता है कि ये टेक्सचर तो केएफसी का है। कहती क्या क्या इम्प्रेस्ड होंगे और केएफसी की होती है। अरे मॉडर्न एरा में केएफसी था ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। काश वहाँ का कोई तो होता मेरे पास। इधर हम देखते हैं मजिस्ट्रेट कहते हैं कि उसके शॉप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। वहाँ पर वो जाता है और जो सॉस होती है ना, उसमें थोड़ा-सा पॉइज़न मिला देता है। इतनी देर में लियांग आ जाता है, कहता है तुमने कितनी मेहनत की? कहती है हाँ, तुमने भी तो मेहनत की है। उसका कंधा दबाने लगती है। तभी ग्रैंडमा वो खा रही होती है, कहती है इन दोनों के बीच इतना प्यार है, मेरा चिकन फीट। मुझे तो कितनी याद आई, आज इस लड़की ने मुझे खुश कर दिया। वो उसे अलविदा कहकर जा रही होती है, अचानक से मुँह से ब्लड निकलने लगता है। तुरंत ही सैनिक आ जाते हैं और श्याओ क्याओ को पकड़ लिया जाता है कि तुमने इम्प्रेस डांगर को मारने की कोशिश की। कहते इम्प्रेस डांगर अभी अच्छी, इतनी जल्दी उनको कैसे कुछ हो सकता है? मेरा चिकन फीट सबने खाया। मजिस्ट्रेट कहते हैं तुमने जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। बड़ी इम्प्रेस डोंगर को कहते हैं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारने की कोशिश की। लियांग भी कहती है कि ठीक है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ। तुरंत ही अंदर जाती है और इंजेक्शन लेती है और इम्प्रेस डोंगर को लगा देती है। बाहर हंस रहे होते हैं कि अब तो इस शाओकाओ को कोई भी नहीं बचा सकता। कहती है मैं बचा लूंगी, मैंने कहा ना मैं बचा लूंगी। लेकिन मजिस्ट्रेट कहते हैं इसका गला भी काट दो, अब इम्प्रेस डोंगर कभी जिंदा नहीं होगा। उनका गला काटने चलते हैं तब इम्प्रेस डोंगर फोन उठाकर मारती है और तलवार पीछे गिर जाती है। इम्प्रेस्ड होकर कहती है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी डॉटर इन लोग को परेशान करे। वो नीचे बैठ जाता है, पता चलता है कि ये सारा मजिस्ट्रेट का काम था। उसे तुरंत ही वहां पर मार दिया जाता है। कहते हैं, ये लड़का कितना जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जो है मेरा ग्रैंडसन, इसका नाम श्याओ क्या हो। कहती हूँ वाह वाह वाह, ये तो मेरे ग्रैंडसन की वाइफ है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। अब रेस्टोरेंट फिर से ओपन होता है ताकि सब लोग अंदर आ सके। वहां पर वो बाहर भी स्टॉल लगा कर रखती है सबसे कहती है कि देखो मैं अकेले मेहनत करूंगी लेकिन सबका साथ दूंगी। टांगर वाला सीन हुआ था उसको पूरा 3 मंथ बीत चुके हैं और 3 मंथ में लियांग जो है पूरी तरीके से ग्रैंड माँ के साथ चला गया, वापस कभी नहीं आया। इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास थी जो है श्याओ क्या कि वो गया तो वापस ही नहीं आया। मुझे भी उसका इंतजार नहीं, बस मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगी और डे बाई डे बस आगे बढ़ूंगी। तो वो औरत कह रही होती है कि क्या सच में तुम एक बार मिलने नहीं जाओगी? आखिर वो प्रिंस बन चुके हैं, आगे चलकर क्राउन प्रिंस भी बनेंगे। पीछे से उसकी फैमिली खड़ी होती है, कहती है कि नहीं बस मैं और मेरी फैमिली। वहाँ पर उसकी फैमिली पूरा जो है शाओकाओ को सपोर्ट में होती है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। तभी पीछे पता चल खड़े हुए लियांग लियांग को देखकर वो स्माइल करते और भागती, कहता है मैं तुम्हें लेने आ गया और पूरी फैमिली को भी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।